हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इसके जय स्वागत करता हूं आप लोग का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एस फॉर स्टडी सेंटर पर। और आपको पता है कि ये क्लास चूंकि ऐसे तो किसी भी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह के कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। ये वीडियो चूंकि इंग्लिश ग्रामर का, आपको पता है कि चाहे वो हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश का ग्रामर हो, इस क्लास के लिए किसी क्लास की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि 8 का हो, 9th का हो, 7 का हो, 10th का हो, 11th का, 12th का हो, या किसी भी तरह का कंपटीशन लेवल का कोई भी स्टूडेंट हो, इस क्लास को कर सकता है। इसके लिए क्लास का एक पैटर्न जो है, उसके कोई बाउंडेशन नहीं है, इसके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है। वो आराम से कि इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। और फिलहाल ये हमारे जो सर हैं, जो कि आप लोग जिनसे क्लास करते हो, सदरी आलम सर, उनको आपको पता है कि वो डीएलएड के लिए डीएलएड की तैयारी करवाते हैं शाम के 6 बजे से। तो उन्होंने कहा है कि ये क्लास को कराने के लिए तो मैं आप लोगों के विशेष मांग पर ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। और आई होप कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप थंबनेल पर देख पा रहे होगे, मिसलेनियस है। मतलब ग्रामर के जो विभिन्न टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक में से 100 क्वेश्चन बनाया गया है। और कुछ मेन मेन टॉपिक जो बच्चों को समझ में नहीं आते। और हाँ, ये भी एक रियलिटी है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कभी अगर नहीं पढ़े होंगे इंग्लिश या इंग्लिश का कोई भी चैप्टर, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। लेकिन आप लोग अगर पूरा क्लास करते हो तो मुझे लगता है कि आप बेहतरीन वे में समझ सकते हो, क्योंकि पहला क्लास होने वाला है। और अगर जिनको अगर सिलेबस पूरा पढ़ना है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक जैसे आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आर्टिकल का तो पहले पूरा सब्जेक्टिव और उसका पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्लास करना होगा। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद अगर ना होगा तो हम पूरा कॉन्सेप्ट वाला क्लास और सब्जेक्टिव वाला पूरा क्लास लेकर आएंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग देखोगे यहाँ से, ये क्या है कि फॉर ऑल बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी तरह का चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्जाम हो, इस सभी के लिए यह क्लास है। और ये ग्रामर से है, इंग्लिश ग्रामर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डालते हैं, आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा। और जिनको नहीं आएगा वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो मैं समझाऊंगा उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोग ठीक से देख पा रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए, आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का है। और प्रीपोजिशन भी ऐसा टफ चैप्टर है कि जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी सबको समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट इजी हो और कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो, तो आप प्रीपोजिशन का बार बार प्रैक्टिस करके रिवीजन करके भी इस चैप्टर को भी आप इजी बना सकते हो। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए क्या कर रहा है कि माई फोन इज द टेबल। तब मेरी फोन की बात कर रहा था। फोन कहाँ होगा, टेबल के ऊपर होगा, तो ऊपर के लिए और टेबल से सटा हुआ होगा, तो उसके लिए ऑन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में ऑन कहाँ दिख रहा है, तो ए नंबर में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपके आप थोड़ा सा समझोगे, आपको समझ में आ जाएगा। सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी है, देख लो। द बुक इज, किताब है, द टेबल, तो टेबल के ऊपर होगा, ठीक है। तो कहां पर होगा, तो इसके लिए भी ऑन, और किताब टेबल से सटा हुआ होगा। तो किसी चीज के कोई ऊपर हो या कोई वस्तु ऊपर हो और सटा हुआ हो, तो ऑन का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ही इज स्टैंडिंग द बेंच, मतलब ही इज स्टैंडिंग मतलब वह खड़ा है, वह खड़ा है बेंच। तब बेंच के ऊपर खड़ा होगा, तो फिर खड़ा होगा बेंच पर, तो बेंच वापस सटल होगा कि नहीं, उसका पैर हुआ मतलब बेंच के ऊपर होगा इस तरह से। तो वहां पर भी ऑन का यूज होगा। तो ऑप्शन में कहाँ है, तो डी नंबर में, ये वाला प्रीपोजिशन वाला। देखो, कॉन्सेप्ट सबसे इजी चीज होता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर बहुत भारी लगेगा कोई भी चीज। और ये मैं सही से बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए कोई भी चैप्टर भारी नहीं लगने वाला है। तो सब्जेक्टिव क्लास भी कराएंगे, लेकिन आप लोग करके देखिए इस ऑब्जेक्टिव क्लास को, आपके लिए कितना मतलब कि फायदेमंद साबित होता है। या फिर जो भी डाउट होगा आप बता दीजिएगा, हम लोग क्लियर कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग
आ डॉट डॉट द ट्री, तो फिर पेड़ है। ही इज सिटिंग मतलब वह बैठा है, तो फिर पेड़ के ऊपर बैठा होगा तो पेड़वा से सटल होगा। ऐसा नहीं कि पेड़ के ऊपर आकाश में जाके बैठा होगा, तो पेड़ के ऊपर है तो फिर क्या हो जाएगा, ऑन का यूज करेंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम कमिंग सून, आई एम डॉट डॉट द वे। आपने बहुत बार सुना होगा इस तरह का बात जो होता है फोन पर होता है, कॉलिंग में, कहाँ हो, हेलो कहाँ रह गए, हाँ मैं रास्ते में हूं। तो मैं रास्ते में हूं भले हिंदी में बोलते हैं मैं, लेकिन इंग्लिश में बनाएंगे आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। तो आई एम कमिंग सून, अरे टेंशन मतलब मैं जल्दी आ रहा हूं, आई एम ऑन द वे। तो ऑन ऑप्शन में कहा है, तो सी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई लिव, लिव का मतलब था रहना, आई लिव चकिया मतलब मैं चकिया में रहता हूं। तो चकिया एक छोटा सा स्मॉल टाउन है, बड़का कोनो सिटी नहीं है। छोटा जगह हो चाहे कोनो गांव का नाम हो तो एट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है, तो ए नंबर में, तो आई लिव एट चकिया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द ट्रेन लिव्स 6 PM। यहाँ ट्रेन लिव्स का मतलब है कि ट्रेन का प्रस्थान करना, यानी द ट्रेन लिव्स का मतलब ट्रेन प्रस्थान करती है, यानी ट्रेन खुलती है कितना बजे, तो 6 बजे। तो निश्चित टाइम दिया, 1 बजे 2 बजे 4 बजे 5 बजे, जब निश्चित समय दिया हो तो यहाँ पर भी एट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में कहाँ है, बी नंबर में है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, एट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। चूज द ऑड वन आउट। आपको पता है ऑड और इवन, ऑड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम, मतलब 3 गो एक जैसा होगा, एगो अलग होगा। तो देखिए ना, बुक, पेन, चेयर और एयर, तो कहोगे इसमें कौन 3 गो एक जैसा है, कौन एगो अलग है। किताब, नाउन के टर्म में देखते हैं ना, तो किताब, पेन और चेयर ये तीनों का तीनों कॉमन नाउन है। तीनों कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन है। अगर आपने नाउन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये तीनों है कॉमन नाउन। और यहाँ पे एयर जो है ना, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये भाववाचक संज्ञा है। ये तीनों कॉमन नाउन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई अलग हो जाएगा। तीनों से, चारों से, तीनों से वो अलग है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑड वन आउट। ये तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा, एक जैसन जो होगा ऑड वन आउट, जो तीनों से अलग होता, गुड, बैड और लेजी और गुडनेस। तो सेम यही बात है, ये तीनों जो है ना एडजेक्टिव है, किसी का क्वालिटी बता रहा है, गुड अच्छा है, चाहे बैड बुरा है, लेजी मतलब आलसी है। तो ई बता रहा है क्वालिटी, और जो क्वालिटी बताएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों एडजेक्टिव है। और ये गुडनेस का मतलब अच्छाई, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब कि ई नाउन है। तो फिर आंसरवा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये तीनों से ई अलग है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चूज द ऑड वन आउट। फिर यहाँ पे कर रहा है कि चूज द ऑड वन आउट, अलग करना है, सीता, गर्ल, राम, लक्ष्मण। तो देखो फिर यहाँ पे नाम दे दिया, आपको पता है कि ये भी एक नाम है, यह भी एक नाम है, ये भी एक नाम है। नाम तो ये भी है, एक लड़की है, लेकिन ये क्या है ना कि ये तीनों जो है ना प्रॉपर नाउन है। ये तीनों कौन नाउन है, तो ये तीनों जो है प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये कॉमन नाउन है, मतलब ये है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो आपको पता है कि ये जब तीनों एक जैसा है तो ये एगो अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द ऑड वन आउट। फिर वही बात है, जो विषम है एगो अलग है उसको अलग कीजिए, चुनिए इसमें से। तो देखो ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा होता है, डिफ बहरा होता है, डम गूंगा होता है, इडियट बेवकूफ मूर्ख। तो देख रहे हैं कि ये तीनों कहीं ना कहीं शारीरिक चीज से जुड़ा हुआ है। अंधा तो आंख से होगा, डिफ भी तो बहरा कान से होगा, और डम गूंगा भी गले से होगा, तो ये शारीरिक चीज हो गया, फिजिकल चीज हो गया। इडियट का मतलब कोनो बेवकूफ मूर्ख है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं किस सेंस में जाएगा, मेंटली सेंस में, मतलब कि ऊ जाएगा, मतलब उस इसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ई एगो अलग हो जाएगा। ठीक है, ई मेंटली चीज हो गया।
ई सब हो गया फिजिकल, ई शारीरिक हो गया, ई मानसिक हो गया। तो डी आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन ही चीट मी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चुनना, कुछ मीनिंग चेंज किया है तो चेंज करना है। तो पहला बात आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का पहले पढ़ लीजिए, कोई कोई चीज का कोनो कोनो का थॉट नहीं होता, कभी कभी मीनिंग से मालूम चलता है। तो हाउ कैन ही चीट मी, मतलब वह मुझे कैसे, हाउ कैन ही, वह मुझे कैसे ठग सकता है, चीट कर सकता है। तो कहता है कि ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, वह मुझे इस तरह से चीट नहीं कर सकता है, नहीं ठग सकता है। चीट मी ही कैन नॉट, देखो आपने पढ़ा होगा शुरू से, अगर कोई पढ़े होंगे अच्छे से, ट्रांसलेशन बनाए होंगे, तो हर चीज का एगो पैटर्न होता है कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि सेकेंड वाला में तो कोनो फॉलो ही नहीं कर रहा है, चीट में ही कैन नॉट उल्टा पुल्टा कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो ये तो पहले ही है गलत। कैन नॉट चीट मी ही, इस तरह का कभी सेंटेंस आप देखे नहीं होता है, कभी भी सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। ही विल चीट मी, और इसमें देखेंगे चलो सीधा तो है, लेकिन यहाँ पे फिर नॉट देखो कहाँ लगा दिया है, उसके अलावा इसमें विल दिया है, जबकि इसमें विल है ये नहीं है, कैन है तो कैने होगा। तो इसका मतलब जब बी गलत, सी गलत और डी भी गलत हो रहा है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा हमारा, यानी कि ए वाला सही। जब तीन गो ऑलरेडी गलत है, एक ऑप्शन सही, तो ए गलत होगा, सॉरी ए सही होगा, तीन गो ही गलत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु डॉट डॉट ऑन द फोन, आपने कभी किसी को फोन किया है और आपने कभी उससे बोलते हैं कि नहीं, हु इज ऑन द फोन, हु इज ऑन द फोन, कौन है फोन पे, तो हु इज बोलते, इज, क्योंकि फोनवा तो कौन एक ही आदमी रिसीव करेगा, कोई एक ही पर्सन उठाएगा, तो हु इज ऑन द फोन, ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे भारी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, विपरीतार्थ, जैसे हिंदी में होता है ना, सत्य का उल्टा असत्य, मोटा का पतला, मजबूत का क्या कहते हैं कमजोर ना, डे का नाइट, गुड का बैड, उसी तरह यहाँ पे एंटोनिम है, मतलब विपरीतार्थक उल्टा शब्द। तो इंटर, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, तो इसमें से अराइव, एक्सेस, इंसर्ट, एग्जिट, एग्जिट, तो एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, इंटर एग्जिट पता होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब पता है क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टाइल का मतलब याद रखिए दुश्मनी, शत्रुतापूर्ण। तो दुश्मनी के लिए इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है, इसका उल्टा शब्द, तो दोस्ती होगा तो फ्रेंडली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फ्रेंडली। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द काउ इज, मतलब मीनिंग आ रहा है, द काउ मतलब गाय, तो गाय कथी है, एक जानवर है, तो गाय एक जानवर है, तो द काउ इज, तो एनिमल लिखा था, ए के अनुसार एन होगा, भवेल है तो द काउ इज एन एनिमल, ये आर्टिकल का है। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या दिक्कत होने वाला है। देखो आई लाइक म्यूजिक ऑफ इंडिया, तो आपको पता है देखो म्यूजिक भी एगो नाउन है, इंडिया भी एगो नाउन है, और रूल कहता है, रूल याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इधर ऑफ हो और ऑफ के बाद नाउन हो, ठीक है, और ऑफ के पहले भी नाउन हो, तो इस नाउन के पहले द लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द, बी नंबर में हो जाएगा। आई लाइक द म्यूजिक ऑफ इंडिया, ऑफ के पहले नाउन, ऑफ के बाद नाउन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा, द, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो नदियों के नाम के पहले द लगता है, ये आर्टिकल कॉन्सेप्ट है, ये सब याद रखिएगा। नदियों, तो गंगा कथी है, नदी का नाम है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, द लगेगा, द गंगेज इज अ रिवर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। दिस बुक इज, अब यह किताब, तो देखिए पहली बात दिस बुक इज आई, तो आई तो होगा नहीं, आई कभी भी सेंटेंस के शुरू में होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो आई तो यहाँ पे होगा नहीं, तो ए नंबर तो पहले ही है गलत। और देखो यहाँ पर है माई, तो माई जो है ना पॉसेसिव एडजेक्टिव है, अगर ये आप में से किसी ने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि प्रोनाउन जो होता है ना, मान लो सपोज करो कि यहाँ पे एगो ई हो गया आई, तो आई का यूज किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में। फिर एगो होता है मी, तो इसका यूज किस रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, आई मी। और एगो माई होता है, तो माई का यूज किस रूप में होता है, तो ये होता है पॉसेसिव
एडजेक्टिव के रूप में होता है। फिर एक और होता है, क्या होता है, माइन होता है। तो आपको पता ना चाहिए माइन का यूज किस रूप में होता है, तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, और फिर क्या बनता है, आई मी माई माइन हो गया, एगो माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ का जो यूज है ना, ये होता है इम्फेटिक। अगर किसी ने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में होता है इसका यूज, रिफ्लेक्सिव। तो याद रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या दिया है तो हम क्या बताएं आपको। अब दिस बुक इज, मी तो होगा नहीं, मी का तो, मी डालेंगे तो इसका तो कोनो ऑब्जेक्टिव वाला केस डालेंगे मी, तो कोनो सटीक मीनिंग नहीं देगा। उसके अलावा आपको पता है कि माई का जब यूज करते हैं ना, माई का मतलब क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद में नाउन जरूर आना चाहिए। तो इस वाले में अगर यहाँ पे मान लो हम माई ऑप्शन डाल दिए तो एक बाद में नाउन नहीं है, तो इहो आंसर हो जाएगा गलत। तो जब ए गलत, बी गलत और डी गलत, तो एक एक ऑप्शन बच गया, कथी, सी बच गया। तो आपका माइन होगा, यानी कि माइन का यूज हम लोग अकेला में करते हैं, नाउन के बाद करते हैं। तो पहले ये देखो ना, किताब एगो नाउन है, बुक, तो इसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और माई वाले केस में, यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव वाले में, हमेशा हम लोग जो यूज करते हैं ना भाई बहन मेरे, वो सब यूज करते हैं, हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे आपने हमेशा यूज किया होगा माई फादर, देखो फादर नाउन है, माई ब्रदर, ब्रदर नाउन है, माई सिस्टर, सिस्टर नाउन है, माई मदर, माई नेम, तो नाम नाउन है। तो ये सब नाउन का यूज होता है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दिस इज, अब अभी आपको पता है, देखो बुक नाउन है, किताब क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव वाला रूप यूज होगा। तो कौन है, तो माई है, यहाँ पे डी, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। द पेन इज, अब देखो द पेन इज तो यू से जुड़ा, यानी सेकेंड पर्सन से जुड़ा है, तो नाउन पहले ही दे दिया है, तो बाद में प्रोनाउन यूज होगा। तो प्रोनाउन के लिए देखिएगा योर्स वाला यूज होगा, योर्स वाला होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। आप किताब, कोनो ग्रामर किताब उठा के देखिएगा, आप प्रोनाउन का चैप्टर में से निकालिएगा, अब बढ़िया से पढ़िएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपका क्लियर नहीं है, 8 गो होता है ना, पूरे दुनिया में जो भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के, सबको डिवाइड किया गया 8 भागों में। प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन है। अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर नहीं है तो इट मीन्स कि आप इंग्लिश में बहुत वीक हो, तो उस पर आपको पकड़ बनाना है। अगर ये क्लास अगर सब्जेक्टिव करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं वो सब करा देंगे, तो एक बार पहले इस क्लास को आप कर लीजिए, फिर आपका देखेंगे कहाँ कहाँ डाउट है, तो एकदम शुरू से 0 लेवल से कॉन्सेप्ट वाला क्लास लेके आएंगे। उसके बाद पहले कॉन्सेप्ट करा देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्लास लेके आया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। आई हर्ट, अब आई से जुड़ा हुआ है, मैं क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये टोटल का टोटल आई से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, तो आई हर्ट आई, तो ई तो होगा नहीं, आई हर्ट माई सेल्फ ई हो सकता है, आई हर्ट माइन, तो यहाँ तक कोनो वस्तु के बारे में तो दिया नहीं कि इसका यूज करेंगे। आई हर्ट माई के बाद तो कोई नाउन है नहीं, तो आई हर्ट माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज होता है। आप प्रोनाउन जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23। ही किल्ड द टाइगर, मतलब उसने क्या किया, ही किल्ड द टाइगर। अब किससे जुड़ा था, ही, इस सब ही से जुड़ा हुआ है, तो ही किल्ड द टाइगर, तो फिर हिम नहीं होगा, ही किल्ड द टाइगर तो हीज नहीं होगा, ही नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा। ये कब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आप पढ़ोगे जाके रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, तो अब आपको मालूम चलेगा कि ओ ये होगा। तो ही के अनुसार इसका यूज करेंगे, हिम सेल्फ का। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। समबडी, समबडी स्टोलन माई पेन, सॉरी स्टोलन माई इंग्लिश बुक, कोई जो है किसी ने, समबडी किसी ने, स्टोलन मतलब चोरी कर लिया, स्टील का मतलब चुराना होता है, चुरा लिया है माई इंग्लिश बुक, मेरा इंग्लिश का किताब कोनो चोरी कर लिया है। तो बात यहाँ पे ये है कि पहली बात यह है कि स्टोलन है वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव है, पैसिव में तो है नहीं, तो इज तो ऐसे ही नहीं लगेगा।
समबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो हैव प्लूरल वर्ब होता है, तो हैव का यूज नहीं होगा। उसके अलावा कहता है कि हैज बच गया और वाज बच गया, तो ये सिंगुलर वर्ब है, तो वाज लगाएंगे तो यह भी क्लियर मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में नहीं है, तो वाज का भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, हैज का यूज होगा। somebody हैज स्टोलन माई पेन। और ऐसे वर्ब का तीसरा रूप है, तो ज्यादातर केस में हैव, हैज और हैड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। मेनी ऑफ देम, तो फिर हमें वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ग्रामर के टर्म में एक और चैप्टर आता है पढ़ने के लिए, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। तो जो सब्जेक्ट को पकड़ना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो कह रहा है कि मेनी ऑफ देम, मतलब उनमें से बहुत सारे, मेनी का मतलब बहुत सारे, तो यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारा, एगो तो है नहीं, तो बहुत सारा है तो सिंगुलर वर्ब का तो यूज होगा नहीं, तो सिंगुलर का मतलब एगोड़ा, तो इज जो है सिंगुलर वर्ब है, ये तो लगेगा नहीं। एम भी सिंगुलर वर्ब है, इहो नहीं लगेगा। अब दो गो बच गया, एगो आर बच गया, एगो है बच गया, ये दोनों का दोनों प्लूरल वर्ब है। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है कि ठीक है आर भी प्लूरल है भी प्लूरल है, लेकिन यूज किसका होगा। तो देखिएगा हैव डालेंगे ना, तो हैव डालेंगे तो सही मीनिंग नहीं देगा। मेनी ऑफ देम हैव गिल्टी, तो ये सही मीनिंग नहीं देगा, तो सही मीनिंग कौन देगा, आर देगा, तो सी आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मेनी ऑफ देम आर गिल्टी का मतलब है कि उनमें से बहुत सारे, अधिकांश क्या है, दोषी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ईच बॉय, देखो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, प्रोनाउन वाला चैप्टर इसमें भी काम करेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है कि ईच आइदर नाइदर अगर कहीं लिखा हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिएगा। क्या क्या लिखा हो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके अलावा कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट, अगर इसके अलावा कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होंगे तो याद रखिएगा इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सिंगुलर है, तो पहले तो प्लूरल को छांट दो, वेयर प्लूरल, आर प्लूरल, ये नहीं होगा। अब एम और इज, तो एम तो केवल आई के साथ में यूज होता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई तो है नहीं, ये किसके रूप में तो होता है, आई के साथ में, तो आई तो है नहीं, तो यो गलत, तो इसका मतलब एगो बच गया, तो क्या है, इज सही। ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। देखो फिर वही बात है, अब कितना स्टूडेंट में गलत आंसर दे देगा, कैसे दे देगा, ऊ देखेगा यू और यू के अनुसार ऊ आर लगा देगा, जो कि हो जाएगा गलत। कॉन्सेप्ट को समझना, अभी आपको बताएं, क्या बताएं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब लगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आर होता है प्लूरल, पहले ये हो गया गलत। अब बात है एगो एम का, तो इनमें आई भी नहीं है तो एम भी नहीं लगेगा। अब हैज भी सिंगुलर होता है और इज भी सिंगुलर होता है, तो अगर हैज का तो मतलब पास होता है, हैव हैज का मतलब पास होता है, तो ई हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे तो ये मीनिंग सही नहीं देगा। ईच ऑफ यू हैज गिल्टी, तो भाई हैज गिल्टी का मतलब तुम्हारे पास दोषी है, ये नहीं होगा, क्या होगा, इज, तो इज एगो बच गया। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, मतलब तुम में से प्रत्येक दोषी है, तुम में से प्रत्येक क्या है, दोषी है, तो डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। नाइदर पेन, देखो यहाँ पे लग गया ना, नाइदर लग गया, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो पहले प्लूरल वाला को छांट दो। आर प्लूरल नहीं लगेगा, वेयर प्लूरल नहीं लगेगा, हैव प्लूरल नहीं लगेगा। अब जब तीन गो ऑलरेडी गलत हो ही गया, तो चौथा तो आंख बंद करके सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29। ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ भी कुछ लोग ज्यादा जो पढ़े लिखे होंगे वो भी गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देंगे, वो देखे गर्ल्स लिखा है यानी कि एस लगा है, बहुत सारी लड़कियां, तो बहुत सारी लड़कियां तो प्लूरल वर्ब का यूज कर देगा। तो पहली बात कि प्लूरल वर्ब तो एक गो है, हैव गलत।
और एक बात और समझ लो, एक बात और क्या समझ लो, इस पर हैव का भी मीनिंग डालेंगे तो, क्योंकि हैव, हैज और हैड ये तीनों का मतलब होता है पास के सेंस में होता है, पास। तो कह रहा है कि गर्ल्स हैव ब्यूटीफुल, अगर यहाँ पे ब्यूटी लिखा रहता, अगर यहाँ पे लिखा रहता ब्यूटी, यहाँ पर अगर लिखा रहता ब्यूटी, तब ये तीन इसमें से एगो हई आ हई भी सही हो जाता। ठीक है, प्लूरल वर्ब तो लगभग नहीं करेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ईच है। अगर यहाँ पे नाउन होता, चूंकि ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, तो तुम्हारे पास सुंदर है, कि तुम्हारे पास सुंदरता है, तो ये सब तब लगता पास वाला सेंस जब ये नाउन होता ब्यूटी। लेकिन यहाँ ब्यूटी नहीं है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, जो कि कथी है, एडजेक्टिव है। तो इसीलिए एडजेक्टिव है, तो ये तीनों ऐसे ही कॉन्सेप्ट से गलत हो गया। तो सीधी सी बात है कि वाज, तो ईच ऑफ द गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल, मतलब प्रत्येक लड़कियां जो है सुंदर थी। आगे क्वेश्चन नंबर 30, ईच ऑफ द बॉयज, फिर यहां भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या है, ईच लगा है, ईच, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। हाई प्लूरल है गलती, प्लूरल है गलती, प्लूरल है गलत, एक एगो वाज है जो सिंगुलर है, तो उसी का यूज होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31, द बॉय हु सिंगिंग इज माई फ्रेंड, तो ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे बॉय लिखा है, बॉय है सिंगुलर, तब वर्ब भी होगा सिंगुलर, तो ये आर प्लूरल है काटो, हैव तो पहले ही काट दो, प्लूरल है। अब रहा बात की हैज, तो हैज डालेंगे तो हैज के बाद तो भी थ्री आना चाहिए था, तो ये तो भी फोर है, तो इहो गलत। तो जब तीन गो ऑलरेडी गलत हो गया तो चौथा होगा सही। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई फ्रेंड, वह लड़का जो गा रहा है मेरा दोस्त है। आगे बढ़ते हम लोग 32 नंबर, द बॉयज हु, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, तो देखो यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, अब एगो लड़का नहीं है, बहुत सारा लड़का, तो जब बहुत सारा लड़का है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो पहली बात है कि देखो हैव और हैज के बाद तो भी थ्री होना चाहिए, तब इसका यूज होगा। यहाँ पे कहीं ई भी फोर है, तो ये तो ऐसा के गलत। आई लड़का यहाँ पे बहुत सारा है, तो अब इज नहीं लगेगा, तो इहो गलत, तो आर लगेगा। द बॉयज हु आर सिंगिंग आर माई फ्रेंड्स, जो लड़के गा रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का बात कर दिया है। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द बाइक दैट गिवन टू मी, मतलब दिस इज द बाइक, समझना पहले इसको, दिस क्या है, सिंगुलर है, तब ना इज लगा है, दिस का मतलब ये गोरा होता है। आपको यहाँ इतना तो पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आपको मालूम है कि एगो होता है दिस का मतलब होता है यह, आ एगो होता है दैट, और दैट का मतलब होता है वह, आ एगो होता है इट, इट का मतलब दोनों होता है, यह भी होता है वह भी होता है। तो आपको मालूम है ये सब सिंगुलर होता है, ये सब कथी होता है, सिंगुलर होता है, आपको पता होना चाहिए। दिस भी सिंगुलर, दैट भी सिंगुलर, और इट भी सिंगुलर। इसका प्लूरल पता है क्या होता है, इसका प्लूरल होता है दिस। दैट का प्लूरल क्या होता है पता है, दैट का प्लूरल होता है दोज। ईट का प्लूरल पता है क्या होगा, ईट का प्लूरल होगा दे, या दीज और दोज दोनों हो सकता है। वस्तु के सेंस में आएगा तो दीज होगा या दोज होगा, अगर व्यक्ति के सेंस में आएगा तो दे होगा। तो वहां पे छोड़िए, यहाँ पे समझिए, दिस है तो यहाँ पे ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब लगा, इज लगा, क्लियर है। तो कहता है कि दिस इज द बाइक, या वही बाइक है, गिवन टू मी, मतलब मुझे दिया गया, तो मुझे दिया गया ये पैसिव वॉइस है, तो भी थ्री के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो पहले आइए इसको पहले हटाते हैं। चलिए यहाँ पे समझिए, तो ये बात यह है कि सिंगुलर है तो वर्ब वहां पे सिंगुलर लगेगा, तो पहले तो आर को काट दीजिए, प्लूरल वर्ब है, हैव को काट दीजिए, प्लूरल है, वेयर को काट दीजिए, प्लूरल है। अगर ऐसे भी कॉन्सेप्ट देख रहे हो, बाइक है, कैगो है, एगो बाइक है, तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो अगर यहाँ भी देख रहे हो तीन गो तो प्लूरल है, तो एक गो आपका बच रहा है सिंगुलर, तो सी होगा सही। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं।
ये तो कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ, कितना इजी है, सब पूछते हैं कि नहीं, हु आर यू, तुम कौन हो, तो हु आर यू, हु आर यू। आगे क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इज लगा है, इज, तो इज लगा है तो इसके साथ मतलब कि सिंगुलर वाला टर्म आना चाहिए। तो दीज तो होता है प्लूरल, अभी बताए, तो इसका यूज नहीं होगा। दोज भी होता है प्लूरल, ये भी नहीं लगेगा। दे होता है प्लूरल, ये भी नहीं लगेगा। एगो ऑप्शन है दिस जो कि सिंगुलर है, तो यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर बढ़ते हैं, व्हाट आर। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है, देखो आर लगा हुआ है, तो आर लगा है तो आर क्या है, ये प्लूरल है, कहिए। यहाँ पे है, घर पे नहीं मिल रहा है, अच्छा चलिए कोई बात। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाट आर, आर लगा है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा प्लूरल वाला आएगा। तो आई का मतलब ये वो अकेला होता है, तो ई तो लगेगा नहीं। ही का मतलब ही अकेला होता है, वह सिंगुलर होता है, तो ये भी नहीं लगेगा। सी का मतलब ही सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो दे का यूज करना होगा, दे। तो डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37, ऑल। ऑल आपने गाना भी सुना होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थ्री इडियट्स मूवी आपने देखा होगा, कहा होगा ऑल इज वेल, बोल भैया ऑल इज वेल। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट मिल गया, चलो गाने के अनुसार कि ऑल इज वेल, तो इज सही है। आप आर भी लगाओ तो भी गलत नहीं है, ऑल आर वेल। ऑल का मतलब भी प्लूरल सेंस में आता है, सभी सही है, तो सभी का मतलब बहुत सारा, तो इसका मतलब बोथ आंसर होगा, बोथ। ए भी होगा और बी भी होगा, तो आपका सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, ऑल बॉयज। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, फिर अब बताएगा कि सर अभी बताएं आप कि ऑल लग गया तो दोनों चलेगा, आर भी लगेगा और इज भी लगेगा ना। तो भाई ऑप्शन में तो कहीं है नहीं कि ए और सी दोनों, बोथ ए एंड सी। लेकिन यहाँ पे यहाँ ध्यान देना है, बॉयज लग गया तो बॉय के साथ एस लगा है, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। तो पहली बात ये जान लो कि इज तो लगेगा नहीं और हैज लगेगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर में है दोनों। क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब यहाँ पे आर और हैव दोनों प्लूरल होता है, लेकिन हमको देख के मीनिंग रख के देखना है कि होगा कि नहीं। तो हैव के लिए तो या तो भी थ्री होना चाहिए था, चाहे पास के सेंस में, तो हैव तो मीनिंग देगा नहीं। तो हम लोग क्या है, अगर मान लें कहेंगे ऑल बॉयज हैव वेल, प्रत्येक लड़कों के पास अच्छा है, वेल का मतलब अच्छा। तो ऑल बॉयज सभी लड़कों के पास अच्छा है, कौन मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है। ऑल बॉयज आर वेल, सभी लड़के अच्छे हैं, तो करेक्ट मीनिंग आर वाला दे रहा है, तो सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, whom डू यू, whom डू यू। याद कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो चलिए वर्ब भरना है, वर्ब। आपको मालूम है कौन मेन वर्ब होता है तो उसका कई गो रूप होता है, 6 गो रूप होता है। V1, V2, V3, V4, V5 और एगो V6। तो कहेंगे V6 तो नया नया सुन रहे हैं। मान लीजिए कि ईट है V1, इसका V2 क्या होगा, 8, इसका V3 क्या होता है, E10, इसका V4 क्या होता है, ING वाला फॉर्म होता है, V5 क्या होता है, SES वाला फॉर्म होता है, तो ईट्स हो जाएगा। और V6 क्या होता है, तो 2+V1, टू ईट, 2+V1 को बोलते हैं V6, 2+V1 को वर्ब का छठा फॉर्म बोला गया है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या समझाने वाले हैं, तो पहले देख लो, यहाँ पर क्या लगा है, डू लगा है, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट, अगर सेंटेंस में डू दिख जाए, सेंटेंस में आपको डज दिख जाए, सेंटेंस में आपको डिड दिख जाए, पहले से लगा होगा, तो इसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ई पहल का रूप यूज होगा, तो यहाँ पर लाइक का पहला रूप कौन सा है वो समझना है। तो कौन सा रूप है, तो देख लीजिए, क्या देखना है, ई जो है V1 है, ई जो है V2 है,
एस लगा है EV5 है, ING लगा है EV4 है। तो बताइए डू लगा है तो V1 आना चाहिए, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। डू लग गया है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, V1। कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है बस। 40 नंबर क्या कर रहा है, वाई डिड यू। देखो भाई डिड लगा, अभी बताया ना, डू डज डिड लगा हो तो V1, तो गो होता है V1, वेंट है V2, गॉन होता है V3, और गोइंग होता है V4। तो डिड के अनुसार V1 लगेगा, का मतलब भाई गो होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। वाई हैव यू, आपने ट्रांसलेशन बनाया होगा, वर्ब का यूज करना है, तो हैव लग गया तो यहाँ पे V3 आएगा। आपने परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट, आपको मालूम होगा क्या होता है, हैव, हैज या हैड प्लस V3 होता है। तो हैव लग गया तो V3 होना चाहिए। तो इनमें से खोजिए V3 कहाँ है। गो तो V1 है, वेंट तो V2 है, गॉन V3 है, गोज V5 है। तो इसका मतलब आंसर कौन होगा, सी सही होगा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में पकड़ना है अभी। व्हाट इज योर नेम, ये कुछ ग्रामर का टर्म है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब नाम पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, तो सवाल कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए था ना। यार ये वायर बार बार डिस्टर्ब कर देता है वायर हुआ। इसको रुकिए, हम पहले इसका उपाय कर लेते हैं। इसको हम पॉकेट में डाल देते हैं, नहीं करी तो अभी ठीक रहेगा ना। इन्हें फंसा देते हैं कि ना करी। हाँ तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द पुअर, आपको मालूम होना चाहिए वो बात, क्या मालूम होना चाहिए। चलिए अगर आप पहले से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर, नहीं पढ़ेंगे तो भी क्लियर। पुअर जो होता है ना, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, किसी का विशेषता बताए। मैं गरीब हूँ, वह गरीब है, आई एम पुअर, ही इज पुअर, दे आर पुअर, वे लोग गरीब हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है। और एडजेक्टिव बता रहा है, किसी का क्वालिटी बता रहा है, गुण चाहे अवगुण चाहे दोष बता रहा है, कि बेचारा गरीब है, उसका विशेषता बता रहा है। तो ई अगर ई और तो रूल कहता है कि अगर एडजेक्टिव के साथ में द लगा दिया जाए, अगर इसके साथ में क्या लगा दिया जाए, द, तो ये प्लूरल नाउन का काम करता है। किसका काम करता है, प्लूरल नाउन का काम करता है। तो यही मतलब हो गया कि पुअर माने गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग। अब जब गरीब लोग हो गया तो बहुत सारा होगा, तो यानी कि सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। तो जो भी सिंगुलर वाला है उसको तो काट दो। तो ई जो होता है सिंगुलर, इसको हटाओ। एम होता है सिंगुलर, इसको हटाओ। वाज होता है सिंगुलर, इसको भी हटाओ। तो क्या यूज होगा, तो आर लगेगा बी नंबर। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम मतलब एक बार पढ़ो और दूसरी बार उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ लेकिन बार बार कुछ चीजों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर नया नया कॉन्सेप्ट। अब कहोगे सर अभी बताएं द पुअर लगा है तो बहुत सारा लोग हो गया, लेकिन अगर कहीं एक बाद में कोनो नाउन दिया रहे तो उस पर भी ध्यान देना है। आपको मालूम है कि नहीं, आपको मालूम है मैन क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। आपको पता है कि नहीं, मैन सिंगुलर होता है, अब मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है। तो जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो पहले प्लूरल वर्ब है उसको हटाओ, तो वेयर प्लूरल, आर प्लूरल, इसको हटाओ। अब बच गया इज और एम। तो एम का यूज तो आई के साथ में करते हैं, में तो आई है ये नहीं है, तो ये भी गलत। तो इसका मतलब इज होगा, द पुअर मैन इज ऑनेस्ट, गरीब, वह गरीब आदमी क्या ईमानदार है। 45 द पुअर मैन। अब यहाँ पर देखिए द पुअर, अब यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, माने प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हैज सिंगुलर होता है, कहिए ना नमस्कार सर, और एम सिंगुलर, इज सिंगुलर। तो मेन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपका क्या आंसर होगा, ए वाला आंसर सही होगा, आर वाला। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। माई रिंग इज मेड डॉट डॉट सिल्वर। तो आपको पता है प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, और मालूम है देखो
कि कहा है कि मेरा अंगूठी जो है सिल्वर का बना है, तो कोई वस्तु से अगर कोई दूसरा वस्तु बना होगा, मेड ऑफ, सिल्वर का बना है तो मेड ऑफ का यूज करते हैं। अगर किसी वस्तु से कोई दूसरा वस्तु तैयार हुआ है तो ऑफ का यूज करते हैं। तो ऑफ ऑप्शन में कहाँ है, तो ई है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। दिस पेन इज मेड, और फिर कहोगे सर अभी बताएं कि मेड रहेगा तो ऑफ लगाना है, तो हर जगह ऑफ नहीं, वस्तु का नाम दे दे तो अब जगह का नाम दिया है तो मेड इन, कोनो वस्तु जब बना रहता है तो मेड इन इंडिया। जैसे आप देखिए कोनो सामान जब खरीदना तो उस पर कहाँ का बना है, तो मेड इन चाइना। अगर जगह का नाम हो तो इन, और कोनो वस्तु से कोई दूसरा वस्तु तैयार हुआ है तो ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह का नाम दिया तो इन लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 48। देयर इज अ क्राउड डॉट डॉट द रोड। पहले मीनिंग को थोड़ा समझना है कि देयर इज अ क्राउड, क्राउड का मतलब भीड़, तो देयर इज क्राउड का मतलब भीड़ है, तो भीड़ कहाँ है, तो रोड कह रहा है, तो रोड पर है। तो बताइए कि भीड़ रोड पर होगा कि रोड में होगा, रोड के अंदर तो ना कोनो ढुक जाएगा, रोडवे पर होगा, रोडवा पर खड़ा होगा तो सटल होगा रोड से। तो अभी बताया ना कुछ देर पहले शुरू में, जब सटल होगा तो ऑन का यूज करेंगे। तो कहाँ पर ऑन है, तो डी नंबर में है, तो ये होगा ऑन। आगे 49। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी ना आपको बताएं, क्या बताएं कॉन्सेप्ट, ऑफ के पहले भी नाउन हो और ऑफ के बाद में भी अगर नाउन हो। कैपिटल का मतलब राजधानी, राजधानी भी एगो जगह होता है कि नहीं, जगह का नाम है। इंडिया तो एगो देश का नाम है, तो नाउन है, तो ऑफ के जो पहले जो नाउन होगा ओकरा पहले द लगाते हैं। तो ऑप्शन में कहाँ है, तो सी नंबर में है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ना, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मुंबई इज, इसको समझना है, क्या समझना है, देखिए अगर सिटी का मतलब नगर, कोई बड़ा शहर, बिग टाउन को सिटी बोलते हैं, कोई बड़े शहर को, तो अगर उसका क्वालिटी बताने वाला कोई साथ में हो, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर हो आपका एडजेक्टिव और एक साथ में हो कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो, कॉमन नाउन हो, तो इस कॉमन नाउन रहेगा ना, इस तरह का जो पैटर्न देगा, तो इसके पहले हम लोग ए चाहे एन का यूज करते हैं, ए या एन का यूज करते हैं। तो बिग लिखा है तो बिग, बी भवेल तो नहीं है, बी तो कंसोनेंट है, तो इसके अनुसार ए लगेगा, ए। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई एक बड़ा शहर है, बड़ा नगर है। आगे क्वेश्चन नंबर 51। माई मदर इज 60। तो 21 सेंस में बात करा, पहले सेंस को भी समझना बहुत जरूरी होता है। मेरी माँ, 60 का मतलब होता है 60, मतलब उम्र बताने की बात कर रहा है। तो किस सेंस में बात कर रहा है, तो इज तो ऑलरेडी लगा है, माई मदर इज 60, मेरी माँ 60 साल की है, लेकिन 60 ईयर्स ओल्ड लिखा रहता तब इस सेंटेंस पूरा होता, लेकिन अधूरा था। क्या बताना चाह रहा है, तो कहने का मतलब ये बताना कि देखो ऑन का मतलब तो कोनो चीज से सटा हुआ है, तो ये कोनो सेंसे नहीं दे रहा है। ऑफ का मतलब होता है ऊपर, ऑफ ऑफ लगेगा नहीं, एक एक ऑप्शन दे रहा है ओवर, ओवर का मतलब ही ऊपर होता है, तो उम्र बताने के सेंस में। तो किस सेंस में, तो माई मदर इज ओवर 60, मतलब मेरी माँ जो है उस 60 के ऊपर है, मतलब उसका उम्र 60 के ऊपर है, तो ओवर का यूज करेंगे, ओवर 60। आगे क्वेश्चन नंबर 52। ही किल्ड द टाइगर अ गन। इसमें भी क्या यूज करना है, प्रीपोजिशन यूज करना है। ही किल्ड द टाइगर अ गन, मतलब बंदूक से उसने क्या किया, बाघ को मारा। ही किल्ड द टाइगर, उसने बाघ को मारा, कथी से मारा, बंदूक से मारा। तो बंदूक से मारेगा तो बंदूक हाथ में होगा, यानी कि साथ में होगा, तो साथ वाले के लिए विथ का यूज करते हैं। विथ कहाँ पे है, तो डी नंबर में विथ का यूज करते हैं। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, इसका प्रैक्टिस बार बार करने से पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, अलग से वो पढ़ते रह जाओगे कभी दिमाग में नहीं बैठेगा। सबसे बेहतरीन फंडा है, सबसे बेहतरीन तरीका है, आपको एग्जाम्पल जितना ज़्यादा दिया जाए, आप एग्जाम्पल का जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे, आप मैथ भी पढ़ते होगे तो आपने एक चीज़ मिलाया होगा। क्या मिलाया होगा, शुरू में आपने फार्मूला बहुत रटा होगा, लेकिन फार्मूला रटते रटते भुला जाते हैं, लेकिन जब बार बार उसी फार्मूला का यूज करके हम लोग 10-12 को क्वेश्चन जब बना लेते हैं ना, तो फार्मूला दिमागे में बैठ जाता है। तो वही बात यहाँ पर भी है, जब बार बार एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सारा रूल्स और सारा कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई, इज मतलब है
16 का मतलब 16, तो 16 साल का है कि अगर 16 साल का है ऐसा सेंस देता तो यहाँ पर लिखा था 16 ईयर्स ओल्ड, तो ईयर्स ओल्ड तो है नहीं, तो यहाँ पर देखो पहले बात कि डाउन इनटू और इन एक तो कोनो मतलब ही नहीं होगा, तो अंडर होगा। अंडर का मतलब है कि उस 16 साल से अभी उसकी कम उम्र है, अंडर का मतलब उसके नीचे, अंदर मतलब 16 के नीचे है अभी। और ऊपर की बात कर दे तो ओवर, अगर वही कहते हैं कि 16 उसकी उम्र 16 के ऊपर है तो ही इज ओवर 16 ना। आगे क्वेश्चन नंबर 54, वी विल फिनिश दिस एन आवर। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्या कह रहा है। वी विल फिनिश दिस, हम लोग यह फिनिश कर लेंगे, मतलब कोई काम है हम लोग इस काम को फिनिश कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। कब? एन आवर, मतलब होता नहीं है हम 1 घंटा में ही काम कर लेंगे, तो 1 घंटा के अंदर, तो उसके लिए विद इन का यूज करते हैं, विद इन एन आवर। चाहे 2 दिन में हम इस काम को कर लेंगे तब विद इन 2 डेज, चाहे 1 महीना में इस काम को हम कर लेंगे तब विद इन ए मंथ, 1 महीना के अंदर, तो विद इन का यूज करेंगे। ठीक है, 55 नहीं मिला का। ओह, राहुल गोज टू मार्केट संडे, याद रखिएगा इसमें प्रीपोजिशन लगाना है। पहले समझिए, राहुल गोज, राहुल जाता है, कहाँ जाता है? मार्केट। वो सब तो कल ही साफ किए, उस सब में नहीं होगा, पूरा मिला ही नहीं। स्कूल गया है क्या वो? अच्छा, पता नहीं, उसको तो पूरा हम कल साफ किए बढ़िया से। चलिए, राहुल गोज टू मार्केट, राहुल मार्केट जाता है, तो दिन का नाम बताया, संडे के दिन जाता है। तो जब भी दिन और तारीख याद रखे, जैसे 15 तारीख, 16 तारीख, या 1 तारीख, 2 तारीख, तारीख दे दे और दिन दे दे, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर दिन का नाम हो, जैसे ये हो गया संडे मंडे, तो ऑन लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोनो डेट दिया हो, जैसे मान लो कि 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर, तो याद रखेगा, तो इस वाले में हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं यहाँ पर भी। तो दिन का नाम और तारीख दिया हो तो ऑन का यूज करेंगे, और कोनो साल का नाम अगर दिया हो, जैसे कि 2015, चाहे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, तो इसके लिए इन का यूज करेंगे, याद रखिएगा, इन। ठीक है, अगर महीना का नाम दिया हो जैसे जनवरी फरवरी, तो इन का यूज करेंगे, जनवरी में तो इन जनवरी, ऑन जनवरी नहीं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर जब दिन का नाम दिया है संडे, तो क्या लगाएंगे? ऑन। ऑप्शन में कहाँ है? तो डी नंबर में है। कॉन्सेप्ट समझ दिए और आराम से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है, जो लोग कहता है कि प्रीपोजिशन बहुत भारी होता है, वाकई में उसके लिए भारी है जो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अगर जो अच्छे से पढ़ते हैं, अगर प्रैक्टिस इसका किया जाए तो बिल्कुल भारी नहीं है। आप देखो कितना सारा क्वेश्चन अभी बना चुके हो प्रीपोजिशन वाला, अब कितना इजी लग रहा होगा, कहाँ इन लगाए, कहाँ एट लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। रियलिटी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बढ़िया से आप ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा उसका फार्मूला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। कहता है कि माई फ्रेंड लिव्स मुंबई, तो लिव का मतलब रहना, मेरा दोस्त रहता है मुंबई में रहता है, तो मुंबई कोनो छोटा जगह तो है नहीं, मुंबई एक बिग सिटी है, तो उसके लिए तो इन का यूज करेंगे। कोनो बड़ा जगह के लिए किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 57, स्विच द फैन। ये तो आपने बार बार सुना होगा, दो गो सेंस में सुनते हैं। एगो तो कहता है स्विच ऑन द फैन, चाहे स्विच ऑफ द फैन, तो अगर ऑन ए में ऑप्शन नहीं है तो ऑफ होगा, और याद रखेगा ऑफ वाला में डबल ऑफ, डबल ऑफ वाला। स्विच ऑन का मतलब चालू करना है, स्विच ऑफ का मतलब बंद करना। मोबाइल भी स्विच ऑफ द फोन, मोबाइल भी बंद करते हैं कि नहीं? स्विच ऑफ, तो बंद करने वाला में है सिंगल एफ वाला नहीं, डबल एफ वाला, याद रखिएगा, डबल एफ वाला। बंद करने के सेंस में ऑफ और चालू करने के सेंस में ऑन। स्विच ऑन, वैसे मोबाइल को खोलो तो स्विच ऑन द फोन, मोबाइल को बंद करो तो स्विच ऑफ द फोन। यहाँ पे लिखिए ना, स्विच कथी? ऑफ द फोन, मोबाइल को खोलो, सॉरी ऑफ बंद करो, आ स्विच
स्विच ऑन द फोन। स्विच ऑन द फोन मतलब का, मोबाइल को खोल दो। तो स्विच ऑन का मतलब चालू करना, स्विच ऑफ का मतलब बंद करना। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 58, कीप द फायर। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मीनिंग कुछ आ रहा है, देखिए एगो फ्रेजल वर्ब होता है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, तो कीप ऑफ द फायर मतलब आग से दूर रहो न तो जल जाओगे। कीप ऑफ द फायर, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59, ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ। सबको मालूम है ही कट द एप्पल, उसने सेब को काटा। कैसे काटा, चाकू से काटा। तो चाकू से काटा तो चाकू हाथ में होगा, हाथ का मतलब साथ में होगा, जब साथ में होगा तो विथ का यूज करेंगे कहाँ पर, तो सी नंबर हो गया ये विथ। क्वेश्चन नंबर 60, माई सिस्टर प्लेज मतलब, माई सिस्टर का मतलब मेरी बहन, अब प्लेज मतलब खेलती है। तो कैसे खेलती है, तो हर फ्रेंड मतलब अपने दोस्त के साथ। तो किसी के साथ की बात करे तो विथ का यूज कीजिएगा, ठीक है, बी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी केम बैक टू इंडिया। अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, अगर मीनिंग ना भी समझ में आए तभी आप आंसर मार दोगे। ईयर का नाम दिया है तो इन का यूज करेंगे। इन 2015, सॉरी 1915, 1915 में गांधी केम बैक टू इंडिया, गांधी जी भारत वापस आए। कब आए, 1915 में। तो किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। साल का नाम दिया हो, वर्ष का नाम दिया हो तो। 62, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तारीख दिया हो तो ऑन का यूज करेंगे। तो ऑन कहाँ पे है, देखिए ना डी नंबर में, तो डी आंसर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 63, फेब्रुआरी कम्स जनवरी। तो ये बताइए क्या दिया, अच्छा इस वाले सेंस में। तो ये बताइए कि फरवरी जो है, फरवरी का जो महीना है, कम्स माने आता है। तो जनवरी के बाद आता है कि पहले आता है, तो पहले जनवरी आता है, बाद में फरवरी आता है। तो बाद के लिए क्या लगता है, आफ्टर, आफ्टर लगता है। आगे क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फरवरी कम्स मार्च। तो फरवरी के बाद में मार्च आता है, तो बाद में, अरे अरे हाँ ठीक है, फरवरी कम्स मार्च। तो फरवरी मार्च से पहले नहीं आता है, बाद में थोड़ी आता है। ये जनवरी के बाद आता है, मार्च से पहले आता है। तो पहले के लिए बिफोर होता है, बिफोर। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65, रानी केम 5 o'clock। अभी आपको क्या बताए हैं, अगर कोई निश्चित टाइम दिया हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 12 बजे, कौन अगर निश्चित टाइम दिया तो एट का यूज करते हैं। एट कहाँ पे है, डी नंबर में। तो रानी केम, रानी आई एट 5 o'clock, 5 बजे आई। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66, रावण वाज द किंग ऑफ लंका। अभी क्या बताए हैं, जब दो गो नाउन रहेगा, किंग भी कथी है, नाउन है, लंका भी कथी है, नाउन है। तो यहाँ पर इसका रिलेशन जोड़ रहा है, तो इस वाले सेंस में किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो बिचवा में कथी लगेगा, ऑफ। आगे क्वेश्चन नंबर 67, सी रीड्स द मॉर्निंग। कहता है कि सी रीड्स, वह पढ़ती है। तो सब कोई जानता है इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो मे के लिए इन आ जाएगा। वह सुबह में पढ़ती, इन द मॉर्निंग हमेशा लोग पढ़ते, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। आगे सी रीड्स, लेकिन जब रात की बात करें तो एट नाइट होता है, याद रखिएगा एट नाइट होता है। कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। टाइम बहुत महत्वपूर्ण चीज है, समय काफी मूल्यवान है, इसका यूज सोच समझ कर करे, इसको बर्बाद ना करे बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 69, सी रीड्स। और देखिए क्वेश्चन नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 69, ये कोई चीज क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर केवल नाइट लिखा है तो एट नाइट, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे द नाइट लिखा है। तो जब द लिखा रहेगा तो इस एट में द नहीं लगता है, इन लगाइएगा, इन द नाइट इन लगेगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आप ट्रांसलेशन का कोनो किताब उठाइए, कोनो चीज को किसी चीज में बदलना हो तो इनटू का यूज करते हैं। मान लो हिंदी में दिया है कड़ा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। आप ट्रांसलेशन का भी किताब देखो तो उस पर लिखा रहेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। प्रीपोजिशन का यही एक तरीका है कॉन्सेप्ट समझने का, बाकी कितनों पढ़ते रहोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ही फेल द वेल। फॉल का मतलब होता है गिरना, और फेल है इसका V2, याद रखिएगा FALL, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, ये वर्ब का पहला रूप है। ई V1 है, ई V2 है, तो ही फेल मतलब वो गिर गया। द वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, इनार, तो कुआं में गिर गया। तो देखिए जब कोई आदमी कुआं में अगर गिरेगा, वह दिया ही कोई आदमी, तो उ तो कोनो का घर तो ना है कि उसमें जाके रहेगा, मतलब गलती से चाहे जैसे भी हो, कोनो धक्का दे के किसी भी तरह से हो कुआं में गिर गया होगा। तो गिरने का मतलब गति को शो कर रहा है। चाहे नदी में कूदना, जंप मारना, चाहे दीवार के इस पार से उस पार कूदना, चाहे गड्ढा के इस पार से उस पार कूदना, ये जंप मारना, ये गति को शो करता है। तो जब गति को शो करता है ना, तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। तो इनटू कहाँ पे है, तो ए नंबर में है। तो ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 72 नंबर देखिए ना क्या कर रहा है, सोहन जम्प्ड इनटू द रिवर, तो इनटू का यूज करेंगे। सोहन जम्प्ड इनटू द रिवर, नदी में कूदा। अब ऐसा थोड़े है कि नदी में कूदने में 1 घंटा लग जाएगा, एक बार आदमी छड़पेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा, कूद जाएगा। तो गति बताया ना, गति को शो कर रहा है, तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 73। माई फादर केम माई रूम। अब मान लीजिए रूम आपका है, ठीक है, तो आप रहते हैं, तो आप यूज करोगे आई लिव इन माई रूम, मैं अपने रूम में रहता हूँ, या आई लिव इन दिस रूम, मैं इस रूम में रहता हूँ, इस कमरे में रहता हूँ, इन का यूज करेंगे। लेकिन अचानक कोई अगर आ जाए, तो ऐसा तो नहीं कि रूम में आने में किसी को 1 घंटा लगेगा, दरवाजा खोलेगा फट से आ जाएगा, तो वो भी गति को शो करता है कि अचानक से आ गया कोई, तो वहां भी इनटू का यूज करते थे। कहाँ पर है, तो बी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे बढ़ते हैं। आई एम एफ्रेड। देखो एफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, डर जाना, किसी चीज से डरना। तो ये कोनो कोनो ऐसा वर्ड है कि रट के याद करना पड़ेगा। तो एफ्रेड ऑफ होता है, याद रखिएगा, एफ्रेड ऑफ। आई एम एफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 75। बिवेयर ऑफ डॉग्स, ये भी वर्ड आप याद रखिएगा, ये भी होता है बिवेयर ऑफ होता है, कुत्तों से सावधान, विवेयर ऑफ डॉग्स, विवेयर ऑफ होता है, ये सब रटने वाली चीजें हैं। कीप द डॉग्स, अभी कुछ देर पहले बताए थे कीप ऑफ, ये कीप ऑफ होता है, कीप ऑफ का मतलब दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना। तो कीप ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से दूर रहो, दूर रहने के सेंस में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77। विराट इज एग्री अनुष्का। तो अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं, तो उसके लिए एग्री के साथ में विथ का यूज करते हैं, एग्री विथ। एग्री के साथ में टू का भी यूज होता है, तो किसी थॉट के लिए, कोनो विचार के लिए, अगर कोनो के बात से सहमत हैं, तो उसके लिए टू का यूज करेंगे। जैसे देखिए ना, विराट इज नॉट एग्री हर थॉट्स, थॉट्स का मतलब विचार, उसके विचार से सहमत नहीं है, तो यहाँ पे विथ नहीं लगाएंगे, एग्री देख के विथ नहीं लगाएंगे, एग्री टू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, यहाँ आदमी का नाम नहीं दिया है, उसके विचार के बारे में बता रहा है कि उसके विचार से वह सहमत नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 79। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ये भी आपने सुना होगा, बहुत बार रट के याद किया होगा। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ होता है, टेक केयर ऑफ, याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ का मतलब ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता का ख्याल रखो। ज़्यादातर अभी एक टॉपिक को लेकर चले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन और में से डाल दिए हैं, लेकिन जो सबसे भारी जो लगता है ना बाकी सबको, आज मुझे लग रहा है कि कोई नहीं कहने वाला है कि ये भारी लगता है इतना। बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेंट आता है, सर प्रीपोजिशन बड़ा भारी लगता है। चलिए, अमित सर इज टायर्ड, तो आपको पता है इसको भी याद करना पड़ेगा, टायर्ड ऑफ होता है, किसी काम से थक जाना, तो टायर्ड ऑफ वर्क, याद रखिएगा, टायर्ड ऑफ। कुछ प्रीपोजिशन को ऐसे रट के याद करना पड़ता है, विवेयर ऑफ, टायर्ड ऑफ, कीप
ऑफ, स्विच ऑन, एग्री विथ, एग्री टू, सेटिस्फाइड विथ, नोन टू, इन सब कुछ ऐसे होते हैं जिसको रट रट के क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। डोंट लाफ, मेरे ऊपर मत हंसो, तो डोंट लाफ एट मी, एट का यूज करते हैं, लाफ के साथ एट लगता है, ठीक है, लाफ एट मी, ऑन नहीं लगाइएगा, ऑन गलत हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, अभी क्या बताया है, मैन देखो कॉमन नाउन है, मैन कथिया कॉमन नाउन है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसके साथ में ए चाहे एन का यूज करेंगे, तो ऑनेस्ट होता है, तो ओ के अनुसार ऑनेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में स्वर वर्ण आ रहा है तो एन लगाते हैं, तो एन का यूज करेंगे, तो ऑप्शन में कहाँ है, तो बी नंबर में, तो आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। चकिया इज ए स्मॉल टाउन, अब आपको पता है फिर वही वाला बात, टाउन एगो नाउन है और ये स्मॉल का क्वालिटी बता रहा है कैसन है, छोट है, तो ए एन का यूज करेंगे, तो ए स्मॉल, एस तो कंसोनेंट है, भवेल तो है नहीं, तो ए का यूज करेंगे, चकिया इज अ स्मॉल टाउन। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते, सी इज ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे क्या इसमें लगाना है, देखिए ब्यूटीफुल कोनो नाउन नहीं है, आर्टिकल का यूज हम लोग नाउन के पहले करते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, ठीक है। अगर एक बाद कोनो नाउन रहता तब हम लोग आर्टिकल का यूज करते, तो यहाँ पर क्या है, बी नंबर होगा, ये गलती काला कर दिया हम, इसका आंसर होगा बी, यानी कि ए एन कुछ नहीं लगेगा इसमें, ए एन द कुछ नहीं लगेगा। आगे 85 नंबर, ही इज ओल्ड मैन, तो आपको पता है फिर यहाँ पे ओल्ड आ गया तो ओ के अनुसार एन होगा, तो ही इज एन ओल्ड मैन। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 86, आई एम, अब देखो यहाँ पे टीचर नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है, कैसा नाउन है, मतलब कैसा टीचर, तो इंग्लिश का टीचर है, तो भाई इंग्लिश के अनुसार ई के अनुसार क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे, आई एम एन इंग्लिश टीचर। आगे क्वेश्चन नंबर 87, आई एम, अब यहाँ पे केवल टीचर है, तो टीचर के अनुसार क्या लगेगा, ए लगेगा, टी के अनुसार ए लगेगा, तो कहाँ ऑप्शन में, सी नंबर में। बस अब खत्म ही होने वाला है क्लास। क्वेश्चन नंबर 88, आई टीच इंग्लिश, अब देखो इंग्लिश अकेला है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, और इंग्लिश एगो भाषा का नाम है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, नो आर्टिकल, यहाँ पर वो सेंटेंस सही है, आर्टिकल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 89, दे हैव मैंगोज, यहाँ पर ध्यान देना है, आर्टिकल कह रहा है, मतलब उन लोगों के पास आम है, तो पहली बात कि ए और एन तो ऐसे ही नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंगोज लिखा, बहुत सारा आम है, यहाँ पर कोनो खास का बात नहीं करा तो भी नहीं लगेगा, यानी कि इसका मतलब है नो आर्टिकल, यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 90, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस, अब यहाँ पे देख रहे हैं, देखो इंडियंस लिखा हुआ है, एस लगा, ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, तो पहली बात क्या है कि ऐसे भी एस लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो आर्टिकल होगा, क्योंकि एस का मतलब बहुत सारे है, तो ए एन का तो यूज ऐसा के नहीं होगा, यहाँ पर खास का बात नहीं करता, दो भी नहीं लगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 91, आई एम, इसमें लगेगा आई एम, मैं कै गो हूँ, एगो हूँ, तो आई के साथ में तो भाई एगो है, तो ए चाहे एन, तो इंडियन के अनुसार एन लगेगा, क्योंकि आई भवेल है, तो आई एम एन इंडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, द सन इन द ईस्ट, द ईस्ट की बात कर, सूरज पूरब में उगता है, तो आपको पता होगा, टेंस आपने पढ़ा होगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको पता होगा, सूरज पूरब में उगता है, तो सिंगुलर है, तो वर्ब का पांचवा रूप यूज होगा, तो कहाँ पर है, तो डी नंबर में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी V1 या V5 का यूज करते हैं। आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लास कराया जाएगा, आप लोग टेंशन ना ले। क्वेश्चन नंबर 93, आई कैन सॉल्व इट, इसका वॉइस बनाना है, तो आपको पता है कि वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए, वॉइस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें है आई सब्जेक्ट है, कैन सॉल्व वर्ब है, ईट ऑब्जेक्ट है, तो ईट बनेगा सब्जेक्ट, और कैन है तो कैन भी सॉल्व होगा, तो देखो ना कहाँ पर है, तो पहली बात कि सब में सब्जेक्ट देखो, ईट
और कैन है तो बदलेगा नहीं, कैन होगा। तो यहाँ पे ईट इज लिखा है पहले ही गलत, ईट कुड लिखा है अभी गलत, ईट में लिखा है तो ऑलरेडी यो गलत है। ईट कैन, ईट सब्जेक्ट आ कैन है तो कैने लगेगा। आ एकरा में लगाते हैं बी प्लस भी थ्री, सॉल्व है वर्ब तो इसका भी थ्री, आई का बाई मी, तो इसका मतलब आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। सी टीचेज हिंदी इन पटना, मतलब वह पटना में हिंदी पढ़ाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, सी टीचेज, इससे पूरा से मतलब नहीं है, इसका भी बहुत बनाना है। सी मतलब वह, इस सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाती है तो वर्ब हो गया, हिंदी ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। तो एक्स्ट्रा वर्ड को छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, हमको ऑब्जेक्ट से मतलब है, वर्ब से मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब है सबसे पहले। और ये वर्ब का पांचवा रूप है और हिंदी ऑब्जेक्ट है, तो हिंदी बनेगा सब्जेक्ट। तो सब जगह चलिए हिंदी लिखा है, ठीक है। आई वर्ब का पांचवा रूप है तो ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इज एम आर प्लस भी थ्री से बनेगा। तो हिंदी एगो एगो भाषा का नाम है तो इज लगेगा, तो सब जगह इज लग गया। चलिए ठीक है, यू सही है। एक बाद टीच लिखा है तो टीच का भी तीसर का रूप टॉट होना चाहिए। तो पहिलका में टॉट है, यहाँ पे टीच है V1 है तो ये बी ऑप्शन गलत। यहाँ पर टीचिंग है V4 है तो इहो गलत। यहाँ पे बीइंग है तो इहो गलत। तो तीन गो गलत है, ये आपका सही। डॉट आ सी का बाई हर आ इन पटना, तो इन पटना ज्यों का त्यों उतर जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। यू मस्ट डू दिस, देखिए मॉडल वर्ब नहीं बदलता है, वो नरेशन में बदलता है, वॉइस में नहीं बदलता है। तो यू, अरे नस्ट लिखा गया, मस्ट होगा एम। तो यू मस्ट डू दिस, तो ध्यान देना है, कथी ध्यान देना है कि ई मस्ट डू वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया और दिस ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस बनेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ईट है तो ये पहले ही गलत, यहाँ पे दिस है, यहाँ पर दे है तो यो गलत, यहाँ पे यू है तो ये भी गलत। देखो कभी कभी एक एक चीज पकड़ के आप कॉन्सेप्ट मार दोगे, एक ही जगह दिस है बाकी कहीं नहीं है, तो आंसर वही है सही। तो आंसर भी मिला लो, दिस। अब मस्ट है तो मस्ट होगा बी प्लस भी थ्री, क्योंकि मॉडल वर्ब है तो मस्ट बी। यू है तो बाई यू, तो बी नंबर आपका क्या है, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96। सीता सॉल्व द क्वेश्चन, फिर यहाँ पर वही बात है कि सीता सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हो सीता सब्जेक्ट और सॉल्व भी वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि वर्ब है और द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट के रूप में द क्वेश्चन होगा। तो सब जगह सब्जेक्ट है, द क्वेश्चन द क्वेश्चन द क्वेश्चन द क्वेश्चन, ठीक है। V2 है तो वाज वेयर से बनेगा, तो क्वेश्चन एगो है तो वाज लगेगा, तो यहाँ पे इज लगा है तो ए नंबर पहले ही है गलत। यहाँ पे हैज लगा है तो इहो गलत, यहाँ पे वाज लगा है, यहाँ पे इज लगा है तो डी भी गलत। तो तीन गो गलत, तो चौथा सही वाज। और सॉल्व का भी थ्री सॉल्व, अब बाई सीता, आपका सी नंबर सही है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। सी हैज ए स्टोलन माई वॉच। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो, सी वह हैज ए स्टोलन चुरा ली है, माई वॉच मेरी घड़ी, मतलब वह मेरी घड़ी चोरी कर ली है। तो कहने का मतलब है कि ई सब्जेक्ट है, हाई वर्ब है, ई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, माई वॉच माई वॉच माई वॉच माई वॉच। चलो इतना सही है। अब यहाँ पर देखो हैज हैव है तो इसके साथ एगो वॉच है तो इसके साथ हैज लगेगा, तो यहाँ पे इज लगा है तो ई गलत, वाज लगा है तो ई गलत, हैड लगा है तो इहो गलत, हैज वाला सही, तो एक है तो वह सही। और हैज ई भीतरी है तो कुछ नहीं करना, बीच में लगा देना है बीन, तो हैज बीन स्टोलन बाई हर, तो डी नंबर आंसर हुआ सही। चेक कर लेना है आराम से। 98 बस खत्म ही होने वाला है अब। 98 ये कथी कह रहा है, अच्छा ये नरेशन है, अगर कोनो पहले से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए तो टफ लगबे करेगा, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट वाला क्लास लेके आया जाएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। कहता है कि मोहन सेड टू अनीता, तो पहली बात देखो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो टू हट जाता है, टू क्या होता है, हट जाता है। तो पहली बात कि अगर इसमें कहीं टू लिखा होगा तो उसको गलत काट दीजिए। तो देखिए कि टू कहीं नहीं है,
तो अभी तक इसमें कोनो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे कि ठीक है टू तो नहीं है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ध्यान देना है, कैसा सेंटेंस है तो इस पर ध्यान देना है कि डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते, तो क्वेश्चन कर रहा है। आ क्वेश्चन में कैसा यस नो वाला है, तो यस नो क्वेश्चन करता है ना, तो सबसे पहले इस सेड को बदलते हैं आस्क में। तो आस्क कहाँ लिखा है, तो यहाँ पर मोहन सेड लिखा है, सेड लिखा है तो ई गलत, यानी ए गलत। मोहन टोल्ड लिखा है तो इहो गलत। मोहन सेज लिखा है तो ये भी गलत। तो जब तीन गो गलत तो चौथा हमारा ऐसन के सही, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए आस्क माने पूछना होता है, तो आस्क में बदलना चाहिए। देखो तो मोहन आस्क्ड अनीता, इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर का यूज करते जब क्वेश्चन वर्ड रहेगा तब। उसके बाद ये प्रेजेंट में है तो इसको पास्ट में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट यानी V1 है तो V2 यानी सिंपल पास्ट। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, सी होगा। अनीता के अनुसार आपको मालूम है कि यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, तो ई बदलेगा अनीता से, तो अनीता के लिए क्या लग जाएगा सी। आई वर्ब का पहला रूप है, सिंपल प्रेजेंट बदलेगा सिंपल पास्ट में, तो पहला रूप बदलेगा V2 में। मी फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, तो मोहन से बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट रूप में है तो मोहन के लिए आता है, मोहन एक लड़का का नाम है, किसी लड़के के लिए प्रोनाउन आएगा ही, तो ही सब्जेक्ट के रूप में होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ठीक है, ऐसे भी आपको एग्जाम में पूरा नहीं चेक करना है, एग्जाम में शुरू में चेक करना है कि सही पैटर्न दे रहा है कि नहीं है। ही लगा तीन वो गलत तो चौथा सही अगला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय होता है। ऐसे मैंने पूरा आपको चेक करके यहाँ बता दे रहे, एग्जाम में आप ऐसा नहीं कीजिएगा। एग्जाम में आपको केवल सही ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर भी देखिए ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, सवाल कर रहा है। तो जब सवाल कर रहा है तो एक मतलब है सेड जो है आस्क में बदलना चाहिए, तो ही आस्क सही है, ही आस्क सही है, ही आस्क, यहाँ तक चारों सही है। टू हट जाता था, टू तो कौनों में नहीं है, हर, तो हर 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 हर। ठीक है, लेकिन एगो चीज याद रखिएगा, इट वाट WH वर्ड है, और जब WH वर्ड से क्वेश्चन होता है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले उसी का यूज करते हैं, कोई दूसरा वर्ड नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर दैट लगा है तो ये हो गया गलत। का है, यहाँ पे वाट रहना चाहिए था, यहाँ पे इफ लग गया है तो इहो गलत, यहाँ पे वेदर लग गया है तो इहो गलत, यहाँ पे वाट लगा है। तो जब तीन वो गलत तो चौथा इसी एग्जाम में मार देना कि सही, क्योंकि इसी का यूज करते हैं। अब बाकी पैटर्न कैसे चेंज हुआ है तो आपको मालूम है नरेशन का रूल। तो अगर आप चूंकि टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट देने का मतलब कि आप पहले से पढ़े होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप नरेशन नहीं पढ़े हो तो फिर है कैसे चेंज हुआ है, तो चलिए बता देते हैं कि देखो यहाँ पर हर कहाँ से आ गया। तो पहली बात जब कि यहाँ पे योर नेम था, तो भाई योर होता है सेकेंड पर्सन, और रूल कहता है कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो योर बदल जाएगा हर से, तो हर आ गया, बस हो गया। और इज है ये प्रेजेंट में है तो ये बदल जाएगा पास्ट में, तो इज है हमारा बदलता है वाज वेयर में, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कथी है, ये एगो रिमूवल ऑफ टू से है, रिमूव टू मतलब टू को हटाना। तो इसका भी बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए पहली बात है कि ई ज्यों का त्यों रहेगा, कोनो चेंज नहीं होगा। दे आर, यहाँ पर दे वेयर लगा है तो वेयर लग गया तो गलत, यहाँ भी वेयर लगा है तो ये भी गलत। दे आर यहाँ तक तो सही है, लेकिन अब बचा ए और डी में। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, टू बदलता है सो में, TOO जो है टू के में बदलता है सो में, SO। तो देख रहे हैं कि पहिलका में तो SO लगा है, लेकिन डी नंबर में डबल टू लगा है तो ई गलत, तो बी गलत, सी गलत, डी गलत, तो चौथा एगो, जब तीनों गलत तो एगो कथी सही। तो ऐसे देख लीजिए, ई बदलता है सो में, ई ज्यों का त्यों रहेगा, ई वाला टू बदलता है दैट में, और फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, इज एम आर प्रेजेंट में होता है, तो प्रेजेंट में हम लोग कैन नॉट लगाते हैं। अगर यहाँ पे वाज वेयर रहता तो कुड लगाते हैं, बाकी ज्यों का त्यों। तो ये आपका हो गया क्लियर।
आई होप कि ये वाला आपको सही से समझ में आया होगा, बेहतरीन वे में समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं फिर कल, या देखते हैं। और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या सर का भी नंबर होगा ही, तो आप उसे भी बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए और क्लासेस करते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कुछ समय बचा हुआ है, अच्छा रिजल्ट आएगा, आप लोग का निकलेगा। और इंग्लिश के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।